This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाजरीन, वेलकम टू द मार्केट शो। मैं हूं अली नासिर। नाजरीन, आज जिस मौजू के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे वो है पाकिस्तान की बैंकिंग इंडस्ट्री, उसके अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चैलेंजेस हैं और फ्यूचर हमें कैसा दिखाई देता है। हमारे साथ आज बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। तारुफ़ कराता चलूँ, जनाब अज़मत तरीन साहब, जो कि CEO एंड प्रेसिडेंट हैं सिल्क बैंक के। सर, सबसे पहले तो मुझे इजाज़त दें, मैं थोड़ा सा आपका तारुफ़ जो है तफसील से करवा सकूँ अपने नाजरीन को, ताकि वो आपसे ज़्यादा आशना हो सकें। आपने MBA किया हुआ है मैनेजमेंट साइंसेस के अंदर पेपरडाइन यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया से। इसके अलावा आपने 27 साल का एक्सपीरियंस हासिल किया है बैनुल-अक़वामी सतह पर भी और मुकामी सतह के ऊपर भी। और इसके साथ साथ आप 2008 के अंदर जो है वो सिल्क बैंक के बोर्ड में आए थे और फिर एलिवेट हुए प्रेसिडेंट और CEO के ओहदे पर, और फिर आपकी लीडरशिप के अंदर 1 जून 2009 को ये लॉन्च हुआ। तो इसके साथ ही सर, बाकायदा तौर पर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम के ऊपर। बड़ी मेहरबानी जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। और अज़मत तरीन साहब, मैं बुनियादी तौर पर यह चाहूँगा कि बराह रास्त इस मौजू पर ही आया जाए। पाकिस्तान की बैंकिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डायनेमिक तस्वर की जाती है, और डायनेमिक जो इंडस्ट्री होती है हमेशा, तो उसके अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं, चैलेंजेस भी होते हैं। तो मैं चाहूँगा थोड़ा तफसीलन आप इसके बारे में हमारे नाजरीन को बताइए कि आपको बैंकारी की जो इंडस्ट्री पाकिस्तान में कैसी लगती है, उसका मुफस्सिल ओवरव्यू दीजिए। जी, बड़ी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे इनवाइट किया, थैंक यू वेरी मच। देखें, जहाँ तक पाकिस्तान की बैंकिंग इंडस्ट्री है, तो ट्रेडिशनली पाकिस्तान में बैंक्स ने दे हैव परफॉर्म्ड वेल, और यहाँ पे हमारे जो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है और स्टेट बैंक की जो सुपरविजन है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि आज तक पाकिस्तान में किसी कभी बैंक में पैसे सच नहीं डूबे। जो भी बैंक होता है उसको अगर कोई अंडर प्रॉब्लम्स भी होता है या ट्रबल में होता है तो उसको स्टेट बैंक आके इंटरवीन करता है। BCCI में भी दुनिया में लोगों ने पैसे लूज़ किए, बट पाकिस्तान में उन्होंने लूज़ नहीं किया। आज वही बैंक जो है वो बैंक अल्फला है। और अभी लेटली आपने देखा होगा कि KSB में भी उन्होंने इंटरवीन किया और उसको डिपॉजिटर्स को उन्होंने प्रोटेक्ट किया। तो वहाँ तक तो आप देखें कि जहाँ लोगों का जब पैसे का ताल्लुक है तो वो जो है उसमें उनको इश्यूज़ नहीं है। लेकिन अगर आजकल की इस करंट एनवायरनमेंट देखें तो पीछे इन्फ्लेशन जो है वो नीचे आती रही है, जिसकी वजह से अब डिस्काउंट रेट भी काफ़ी नीचे आ गया है। तो पहले बैंकारी जो है पिछले 8-10 साल में बड़ी आसान थी। हमारे जो लार्ज बैंक्स हैं उन्होंने 3-4% पे डिपॉजिट दिया हुआ था। बड़े बड़े नेटवर्क हैं, वहाँ पे उनके पास करंट अकाउंट और दूसरे छोटे शहरों से लो कॉस्ट डिपॉजिट है, वो आपने 3-4% पे डिपॉजिट है, 2-2.5%, 3% आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, जिसको हम इंटरमीडिएशन कॉस्ट कहते हैं, वो है, तो आपको 7% कॉस्ट कर रहा है। 10% पे 12% पे टी बिल्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो आप इसी तरह अगर बड़े बैंक्स की बैलेंस शीट्स देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि उनके 65-70% जो फंड्स हैं वो टी बिल्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगे हुए हैं, और वो बगैर रिस्क के कमाए जाते थे। अच्छा, आपने इतने साल बैंकारी की है, तो बीच में मैं चाहूँगा आपसे ज़रूर पूछूं, बट दैट्स नॉट एक्चुअली द बिजनेस ऑफ बैंकिंग। तो मतलब ऑफ कोर्स ट्रेजरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आप गवर्नमेंट के दस्तावेज़ात ख़रीद सकते हैं, लेकिन दैट्स नॉट एक्चुअली द फंक्शन और द फन ऑफ बैंकिंग जिसे कहते हैं, वो इसमें कोई नहीं। जी, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और उसका नुकसान जो है वो इकॉनमी को भी होता है आपकी, कि जो प्राइवेट सेक्टर में आपका क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, कंज्यूमर्स को अवेलेबल नहीं है, आपको आम आदमी को घर ख़रीदने के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो तो आपको सिंपल है, पैसे डिपॉजिटर से लिए और उसको टी बिल्स में इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन अभी इस हुकूमत में आपने देखा कि इंटरेस्ट रेट नीचे आते रहे हैं, उन्होंने डिस्काउंट रेट जो है वो बड़ा अच्छा मैनेज करते हुए अभी नीचे लेके आए हैं। तो अब आपको जो टी बिल पे कोई 5.25% के करीब मिलता है, तो अगर आपकी कॉस्ट ऑफ फंड जो है वो 2.5-3% भी है और 2.5-3% ऊपर आपके इंटरमीडिएशन कॉस्ट पड़ जाती है, तो आपको उसमें बचत कोई नहीं है। नाउ बैंक्स आर फोर्स टू एक्चुअली गिव आउट लोन्स। अब पैसे वो मार्केट में देने पे मजबूर हो चुके हुए हैं।
ये बात आपने बड़ी अहम की। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट जब नीचे की जाने बैंकारी शोबे के अंदर जो मुनाफे हैं बैंक्स के वो कम हो जाते हैं, जबकि मेरे ख्याल से इसमें एक अपॉर्चुनिटी भी, जैसे आपने बताया कि अगर प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट ऑफ टेक हो जाती है, जैसे ये लोग काफ़ी अरसे से तवक्को कर रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली यू गेट दी अपॉर्चुनिटी टू रेज योर एसेट्स एंड समहाउ यू नो। जी, वो जैसे मैंने अभी पहले कहा कि वो उस हिसाब से तो कम हो जाते हैं कि आप बगैर कुछ किए आराम से डिपॉजिट इकट्ठा करें, टी बिल्स में डाल दें और सोए रहें, मज़े करें। तो उस हिसाब से तो आपका फिर वो आपको काम करना पड़ता है। जो कुछ बैंक हैं ट्रेडिशनली, हम लोग तो हम 70% जो है वो हमेशा क्रेडिट ही देते हैं। हम वी बिलीव इन ओल्ड स्कूल के जी, जो आप जो है लोन्स में करें, हम ये ना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ना इन चीज़ों में करते हैं। हम लोग सिंपल कि आप कंपनीज़ को दें, इंडिविजुअल्स को दें, कंज्यूमर्स को दें। तो अब बाकी बैंक्स भी फोर्स हो जाएंगे। अभी आपने कंज्यूमर बैंकिंग में देखा होगा कि एकदम सब जंप लगा के अभी आ रहे हैं, पर्सनल लोन्स भी नज़र आ रहे हैं आपको। बीच में से सब बैंक्स गायब हो गए थे, बिल्कुल पता ही कुछ नहीं था। तो इसी तरह ये गवर्नमेंट का एक तरीक़ाकार है, बड़ा अच्छा है कि अगर वो इसको मैनेज करें इन्फ्लेशन को, और अगर नोट प्रिंटिंग जो है अगर उससे थोड़ा सा परहेज़ करें तो आप देखेंगे कि इन्फ्लेशन फिर कुदरती तौर पर नीचे रहेगी। और अभी तो कुछ थोड़ा सा आपको ऑयल प्राइसेस और कमोडिटी प्राइसेस का भी फ़ायदा हुआ है, लेकिन वैसे भी जनरली गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ने भी हेल्प किया, स्टेट बैंक की पॉलिसीज़ ने। तो उसकी वजह से अभी आप देख रहे हैं कि ये बैंक्स जो हैं वो फोर्स होंगे कि कंज्यूमर को दें, एसएमई सेक्टर जिससे बिल्कुल गायब हो गए थे वो उधर दें, कुछ प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट जो है वो बढ़ाएं। तो वो आप जैसे कह रहे हैं कि वो ट्रेडिशनल बैंकिंग और उससे पूरे इकॉनमी को फ़ायदा होगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जो मेरे जहन में आती है वो ये कि इससे कबल के हम आगे बढ़ें, ज़ाहिर बात है कि बैंकिंग या कोई भी इंडस्ट्री आपस में मिली जुली होती है किसी न किसी तरीके से, दे आर ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर। अगर मैं आपसे पूछूं कि बतौर एक कॉर्पोरेट लीडर, हाउ डू यू सी पाकिस्तान इकोनॉमी मूविंग इन द फ्यूचर, क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी तो क्रेडिट की डिमांड आएगी, अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ ही नहीं होगी तो फिर क्या किसी ने लोन लेना। हमारे पास ताजिर सनतकार आते हैं, यकीन करें हमेशा यही शोर करते रहते हैं कि साहब हमारा इंडस्ट्री की ग्रोथ इतनी नहीं हो रही। आपको लग रहा है कि नहीं हो रही? देखिए, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन अगर आप इकॉनमी को देखें तो 2-2.5% की ग्रोथ से पिछली दफ़ा जो है वो 4% से ऊपर ग्रोथ की है। इस दफ़ा इन्होंने 5.5% का टारगेट किया है, तो अगर 5.5 नहीं भी करता तो 5% तो करेंगे। तो वो उसमें हमेशा देखें कोई ना कोई इंडस्ट्री तो मार खा रही होती है, कोई ना कोई इंडस्ट्री जो है वो फ्लरिश कर रही होती है। इस वक्त टेक्सटाइल को थोड़ी मार पड़ रही है, कुछ एक्सचेंज रेट की वजह से, और कुछ जो है वो हमारे कॉटन के इश्यूज़ की वजह से लेकिन दूसरी साइड पे कंस्ट्रक्शन जो है वो बूम कर रही है। इसी तरह सीमेंट इंडस्ट्री में जो है वो आप कह रहे हैं कि जी पहले हम एक्सपोर्ट करते थे तो इस दफ़ा शायद सीमेंट जो है वो अपनी खपत ही पूरी ना कर सके। तो वो हमेशा ये तो एक कॉइन के दो रुख होते हैं। तो वो कोई ना कोई इंडस्ट्री प्रॉस्पर कर रही होती है, कोई ना कोई इंडस्ट्री जो है उसको प्रेशर आ रहा होता है। बट गोइंग फॉरवर्ड देखिए, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कुछ ठीक रहें और कुछ ये रेगुलेटरी इन्वायरमेंट जो है उसको उस साइड पे तवज्जो दें, जो दे रहे हैं तवज्जो, लेकिन थोड़ा सा इट्स स्लो इन कमिंग इन फ्यू थिंग्स, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये मोमेंटम पाकिस्तान के 200 मिलियन लोग हैं, वो तो देखिए 200 मिलियन लोगों ने गंदम भी उगानी है, खाना भी खाना है, कपड़े भी पहनने हैं, वही चीज़ें पूरी करते रहें तो आपकी इकॉनमी को रुकने का कोई नाम नहीं हो सकता। सिर्फ हमने जो है वो उसका पानी का रुख मोड़ना है। अगर वो हम सही तरफ मोड़ देंगे तो वो आप देखेंगे कि इकॉनमी को फिर कोई नहीं रोक सकता। अच्छा अजमत साहब, एक सवाल मेरे जहन में और भी आता है और आपने भी देखा होगा, वो बैंकारी के शोबे में बात करें और उसके बारे में बात ना करें तो वो बड़ा अजीब होगा। मसला ये है कि मुकामी बैंक तो सरवाइव कर गए इस सिस्टम को, ज़ाहिर बात है, वो तो वी हैव आवर ओन कंट्री टू वर्क विद एंड वर्क फॉर। पर हम फॉरेन बैंक्स को देखते हैं तो उनका हमने स्लो ऐसा देखा है कि श्रिंकेज ऑफ बिज़नेस उन्होंने अपना ख़ुद किया है। बहुत सारे अपने स्ट्रेटेजिक यूनिट बेचकर चले गए, कुछ ने अपना स्ट्रेटेजिक बिज़नेस जो है वो इस तरह से कर दिया कि वो रिस्ट्रिक्ट करते चले गए, और कुछ ने तो खैराबाद कह दिया पाकिस्तान को। टू बी वेरी फ्रैंक, आपने पूरे सिनेरियो को देखा, आप इसको कैसा देखते हैं? इसमें हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्या है और फिर चैलेंज क्या है? क्योंकि फॉरेन बैंक तो होने चाहिए, आपने भी काम किया फॉरेन बैंक्स के लिए, यू नो द काइंड ऑफ थिंग्स दे ब्रिंग इनटू द मार्केट।
मैंने तो बैंकिंग अपनी शुरू ही फॉरेन बैंक से अमेरिका में की, फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया में रहा, और फिर हमने यहाँ पे जब यूनियन बैंक में थे तो यूनियन बैंक ने 2-3 फॉरेन बैंक्स को एक्वायर भी किया। तो हर वक्त पाकिस्तान से तो आपको पता है कि बैंक्स उस वक्त भी बैंक ऑफ अमेरिका चला गया, एमिरेट्स बैंक चला गया, अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड्स चले गए, तो उस यूनियन बैंक ने उनको एक्वायर किया। अभी भी सिटी बैंक ने अपना बिज़नेस काफ़ी कंज्यूमर बिज़नेस श्रिंक कर लिया। देखिए उसकी वजह ये नहीं है कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उसकी वजह थी ये जो आपके यहाँ पे टेररिज्म और दूसरे जो मामलात हैं उसकी वजह से वो यहाँ से जा रहे थे। अब HSBC ने जो अपनी एक स्टडी की कि अगले 50 साल में उनको किन मुल्कों में होना चाहिए और कहाँ वो उनको ग्रो करना चाहिए, तो उसमें पाकिस्तान जो है वो 35वें नंबर पे या 25वें नंबर पे आ रहा था। लेकिन वो फिर भी पाकिस्तान से एग्ज़िट कर गए क्योंकि वो प्रॉफिटेबिलिटी को नहीं देख रहे थे, वो ये देख रहे थे कि क्या यार लॉन्ग टर्म हम इधर रह सकते हैं, इधर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल क्या होगा, कैसे पाकिस्तान रहेगा नहीं रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी पिछले 1-2 साल में जैसे वॉर ऑन टेरर की वजह से ये ज़रब अज़ब ने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आपने देखा है कि बेहतरी आई है। और अगर इसी तरह इंशाल्लाह हमारे मुल्क में मज़ीद कोई अमन सुकून होता है, कुछ हम रेगुलेशंस वगैरह बेहतर कर देते हैं फॉर देम टू ऑपरेट, तो उससे आप इसमें मज़ीद बेहतरी देखेंगे। बट जैसे आपने कहा है कि फ़ॉरेन बैंक्स का होना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग उसी वर्कशॉप से सीख के आए और हमने यूनियन बैंक में आगे किया, शौकत तरीन साहब भी वहाँ से निकले। आज आप देखें तो बहुत सारे बैंकों के जो प्रेसिडेंट हैं वो किसी न किसी फॉरेन बैंक से ही निकले हैं, तो वहाँ से वो सीखते थे, सक्सेस ट्रांसफ़र करते थे रादर देन री इन्वेंटिंग द व्हील। तो लेकिन इंशाल्लाह जैसे अब आपके उसमें लॉ एंड ऑर्डर में बेहतरी आती है तो उससे बेहतरी आएगी। अच्छा चलें अब नाउ लेट मी आस्क यू मोर डायरेक्ट क्वेश्चंस। अब ये है कि थोड़ा ये बताएं कि सिल्क बैंक कैसे इस सिचुएशन के अंदर परफॉर्म कर रहा है और व्हाट आर द काइंड ऑफ चैलेंजेस दैट यू फोरसी फॉर योर बैंक इन द फ्यूचर। देखिए जी, हमने तो ये जब बैंक लिया था तो काफ़ी ये जो 2-3 बैंक थे जिसमें पिक कमर्शियल था, सऊदी पाक कमर्शियल बैंक था, इसी तरह कोई प्रूडेंशियल बैंक था, ये काफ़ी वीक बैंक थे। तो उनमें से अब काफ़ी जो NIB है तो उसमें भी उन्होंने काफ़ी कैपिटल डाला तो उसको कुछ बेहतर किया, लेकिन अब वो कोई उसके भी सेल का सुन रहे हैं। KSB तो वैसे ही ख़त्म हो गया। तो ये हमारा बैंक जो था इसमें इनिशियली $260 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की, जो शौकत तरीन साहब की लेड जो कंसोर्टियम था उसमें वो IFC था, उसमें बैंक मस्कत, नमूरा ऑफ जापान था, सारे ब्रांड नेम जैसे आप कह रहे हैं कि वो दौड़ रहे हैं, हम उनको लेके आए थे। तो उसके बाद मज़ीद इन्वेस्टमेंट की क्योंकि इकॉनमी भी फिर टैंक अप कर गई हमारी, तो हमको इसमें $430 मिलियन इस वक्त इन्वेस्ट कर चुके हैं, जो तो वो तो आपको स्पॉन्सर्स की कमिटमेंट नज़र आती है। अब अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम कैपिटल कंप्लायंट हैं, MCR पे, कार पे, तो इस वक्त बैंक जो है, और अभी हमने आज ही अपने रिज़ल्ट रिलीज़ किए हैं 6 मंथली, जिसमें बैंक ने जो है वो बिफोर टैक्स कोई 55 करोड़ कमाया है और आफ्टर टैक्स भी कोई 35-40 करोड़ के करीब है। तो वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। दूसरी अच्छी चीज़ जो हमने की वो उस वक्त जब हमारे ख़राब लोन्स थे तो उसको हमने, क्योंकि यहाँ पे फोरक्लोजर लॉज तो है नहीं, तो बहुत वीक हैं, तो 5-5, 6-6 साल लगते हैं, तो हमने जो भी जिसके पास होता था वो कहता था कि यार मेरे पास यही कुछ है ले लो। हम कहते थे अच्छा यार बिज़नेस बंद हो गया, जो है दे दो। तो वो हमने प्रॉपर्टीज़ लेते कि आज वो 10-12 बिलियन की प्रॉपर्टीज़ हैं जिन पर हमें 2-3 बिलियन के गेंस हैं, तो अब वो हम वो भी रियलाइज करना शुरू कर देंगे। उसमें से हमने दीज आर प्रॉपर्टीज जो कि डिफॉल्टर्स की हमने लेके एडजस्ट की, उसमें से अभी हमने कोई 6 बिलियन की प्रॉपर्टीज इस साल बेच भी दी हैं। अच्छा। और जिस पे हमें गेन भी हुए हैं और मजीद फ्यूचर गेन, तो उससे काफ़ी बेहतरी आ रही है। और आपको जैसे मालूम होगा कि सिल्क बैंक जो है वो उसमें इस फुल मेन्यू कमर्शियल बैंक, हमारे पास कॉर्पोरेट बैंकिंग भी है, SME भी है, और कंज्यूमर में हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, कई चीज़ों में पर्सनल लोन्स वगैरह में मार्केट लीडर हैं, क्रेडिट कार्ड्स हमारे बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। तो वो और IT टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी हमने डाली है, टेमिनोस्ट्री 24। तो इंशाल्लाह हमें ये लग रहा है कि इस साल तो अगर बिलियन से ऊपर कमाएंगे तो अगले साल डबल से भी ज़्यादा इससे फोरसी कर रहे हैं कि मोमेंटम इज़ नाउ ऑन आवर साइड। अच्छा, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, बीच में एक आपने जिक्र किया टेक्नोलॉजी का, मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, मैं हमेशा पूछता हूँ हमेशा से। तो आपने कहा कि बैंकारी के शोबे में आपने भी जदीद टेक्नोलॉजी जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आई ऑलवेज सीन कि जो ये भी फ़ॉरेन बैंक्स का ही एक, मैं आपको बताऊँ, एक फिनोमेना है। वरना हमारे यहाँ तो मुझे याद है अभी बचपन के अंदर वो लेजर पूरा खुलता था, रात को ब्रांच में जाने से पहले सब बंद करते थे, बट ये भी देखें उनका ही एक तरह का था और टेक्नोलॉजी लाए। आई थिंक इट वाज हियर लॉन्ग बिफोर। आप फील करते हैं क्या टेक्नोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा बैंकिंग में आगे चल के?
जी देखें, टेक्नोलॉजी कहीं पे भी अब दुनिया में जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा। अगर आप को जैसे आप बात कर रहे हैं, तो मैं 1999 में मैंने यूनियन बैंक जब हम लोगों ने टेक ओवर किया, तो उस वक्त तो मैं भी यंग था, जैसे आप आज हैं माशाल्लाह। तो उस वक्त आप आज भी यंग हैं। उस वक्त जो है वो आपके जो बाकी जो लोकल बैंक्स थे वहाँ पे वही पुराना सिस्टम था कि एंड ऑफ द डे चलता था। तो हमने वो जो ऑनलाइन बैंकिंग इंट्रोड्यूस कराई, जिसकी वजह से 5 साल में यूनियन बैंक का डिपॉजिट जो है वो 10 बिलियन से 100 बिलियन पे चला गया। इतनी स्पीड में डिपॉजिट बढ़ा। और आज माशाल्लाह आप देखें हर बैंक ऑनलाइन है। अब नई चैलेंजेस आ गए, ब्रांचलेस बैंकिंग आ गई, डिजिटल वो आ गया आपका जैसे हमारे सिल्क मोबाइल है, मोबाइल से ही आप ब्रांच एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, एक बैंक से दूसरे बैंक में वहीं से आप कर सकते हैं, सिर्फ अपने मोबाइल से बैठ के या आप ATM से बैठ के। टेक्नोलॉजी, एक ज़माने में अमेरिका में ब्लॉकबस्टर मूवीज़ होते थे, आप जाते थे मूवी रेंट करते थे, तो नेटफ्लिक्स आया, उसने आके उनको सबको उड़ा दिया, ब्लॉकबस्टर बंद हो गया। तो ये तो टेक्नोलॉजी है। आपका कोडेक होती थी और कोडेक पे तस्वीरें खींचते थे, और आज वो कोडेक जो है वो बंद, मतलब उसमें वो फिर कोई और काम करते होंगे लेकिन फिल्में नहीं बनाते। तो ये जो ब्रांचेस हैं ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसे इवॉल्व होती हैं, क्योंकि आज आप देखें तो जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपके ड्राइवर है या गार्ड है वो 1 मिनट में जाके अपने फंड्स ट्रांसफ़र कर रहा है। आप अगर थोड़े से भी कंप्यूटर सेवी हैं या पढ़े लिखे हैं तो ब्रांच में आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप ATM से ही अपने पैसे निकलवा लेते हैं और आप मोबाइल से ही ट्रांसफर कर लेते हैं। अच्छा, हाउ डू यू फॉरसी दिस बिजनेस? क्योंकि असल में मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन का इशू है। वैसे मैं आपसे वो कंटेंशियस इशू पर बात नहीं करना चाहता कि एक तरफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, दूसरी तरफ ट्रांजैक्शन टैक्स लगाकर, तो वो फिर थोड़ा सा इशू क्रिएट हो जाता है। लेकिन मैं उस कंटेंशियस साइड पे नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप भी मेरे सवाल की पेचीदगी को समझ गए। लेकिन फिर भी हम जब फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं और आपने कहा कि ज़रा सा भी कोई टैक्स सेवी हो तो ही कैन यूटिलाइज। अब प्रॉब्लम ये कि अब परचून बैंकिंग एट नेक्स्ट लेवल चलेगी, रिटेल बैंकिंग एट नेक्स्ट लेवल। इनफैक्ट इट हैज़ रीच द रिटेलर इन योर मार्केट, वो भी अकाउंट्स खोल रहा है और मोबाइल बैंकिंग भी आ चुकी है। आप ऐसा फील करते हैं क्या ये मेन स्ट्रीम कमर्शियल बैंकिंग के साथ कम्पीट करेगा, उसका एलाई बन जाएगा, या लोग अलग-अलग, जैसे कुछ बैंकों ने अपने बिजनेस यूनिट बना लिए हैं, आई डोंट नो कि उनकी सक्सेस लेवल क्या है, वो आप बेहतर बता पाएंगे। वो बहुत सारे लोगों ने इस तरह शुरू किया है ये कि मोबाइल बैंकिंग के अंदर दे आर पार्टिसिपेटिंग, आई डोंट नो देयर लेवल ऑफ सक्सेस। तो आप इनको कैसा समझते हैं? ये कोई नया बिजनेस यूनिट फॉर बेटर रेवेन्यू, अलायंस, या हाउ डू यू सी इट? देखिए, अभी तक तो जो यहाँ पे ब्रांचलेस बैंकिंग है मोर ऑफ अ रिमिटेंस बिजनेस। आपका उसमें डिपॉजिट आपको उससे नहीं मिल रहा, यहाँ से एक वो लगवाते हैं, पैसे देते हैं, दूसरी साइड पे आदमी आगे सामने खड़ा होता है, वो नंबर लेके वो वहाँ से निकलवा लेता है। तो लिहाजा वो उसमें जो इनकम है वो सिर्फ वो जो 30-35 रुपये ट्रांजैक्शन बेस्ड है। उसमें अब नए मॉडल बनाने की लोग कोशिश कर रहे हैं कि बीच में रिटेलर्स को शामिल करें, किसी में कोई शू कंपनी है या कोई और है उनको साथ शामिल करें, उसके थ्रू किसी तरह डिपॉजिट जनरेट किया जाए। जब तक डिपॉजिट जनरेट नहीं होगा तो बैंक को जो है उसका एज सच सवाए वो एक सर्टन फ़ी के फ़ायदा नहीं आता। तो लेकिन देखें ये इवॉल्विंग बिजनेस है, इसमें बड़ी तेज़ी से चेंजेस आ रही हैं, तो आगे अगले 5 साल में ये क्या होता है इसका भी हम नहीं कह सकते। लेकिन बट साइमल्टेनियसली आई थिंक दे शेयर देयर रेवेन्यू विद सेलुलर कंपनीज, जो मेरा ऐसा ख्याल है जी, बल्कि वो जो सेलुलर कंपनीज हैं वही ज़्यादा इसमें, और क्योंकि इसमें ज़्यादा जो वो एक्सपेंस है वो तो एडवर्टीजमेंट का ही है, क्योंकि वो दैट रन्स इनटू मिलियंस। तो ज़्यादा वो टेलकोज हैं, और एक आध बैंक ने खुद भी करने की कोशिश की है, लेकिन मोस्टली वो टेलकोज के साथ मिलकर ही कर रहे हैं। लेकिन ये अभी इवॉल्विंग बिजनेस है, लेकिन आप इसको डिस्काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी जो IT और टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ है उसमें कोई एक जिद्दत पैदा हो सकती है और वो बाकी चीज़ों को नलीफाई कर सकता है। अच्छा, यहाँ पर आपने बीच में जिक्र किया कंज्यूमर का। जो लोग बाहर से पढ़ के आए, जैसे आपने भी बाहर से पढ़ा, बहुत सारे लोग यहाँ बाहर से पढ़ के आए, तो उन लोगों को तो पता है कि उनकी सारी जो तालीम का महवर बना हुआ है मार्केटिंग में, वो बात करते हैं कंज्यूमर 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 कंज्यूमर। अब हमारे यहाँ जो एक रुझानात होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता फिर तब्दील हो गए, क्योंकि ज़ाहिर बात है कंपेरेटिव जब बैंकर्स आए, दूसरे मुल्क से आए, नए बैंक्स आए, नए बैंक्स ने मार्केट शेयर लेने की कोशिश की, तो हमारा वाला बैंकर भी बेचारा जो है मजबूर हो गया कि उसको भी कंज्यूमर ओरिएंटेड हो जाना चाहिए। आज आपको लगता है कि कस्टमर ओरिएंटेशन बैंकों में मौजूद है,
और ख़ास तौर पे इस पर कितनी एम्फेसिस होनी चाहिए, इस बारे में भी हमें बताएं। देखें, बिल्कुल होनी चाहिए। बाहर के मुल्कों में आप देखें तो कॉर्पोरेट बैंकिंग में तो जो बड़े बड़े जो कंपनीज होती हैं उनके लिए वो बैंक्स कमर्शियल पेपर कर रहे होते हैं या ऐसी चीज़ें, या वो खुद ही पैसे रेज कर लेती हैं। अच्छा, आई विल आस्क यू टू होल्ड दैट थॉट, क्योंकि मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं नाजरीन, और इसी सवाल का हम इनसे जवाब लेंगे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है जनाब अजमत तरीन साहब के साथ, जो CEO एंड प्रेसिडेंट हैं सिल्क बैंक के। और ब्रेक पे जाने से पहले आप एक गुफ्तगू कर रहे थे मौजू के ऊपर, मैं चाहूँगा वो मुकम्मल कर लें आप, फिर हम आगे चलते हैं। जी, वो बात हो रही थी कंज्यूमर बैंकिंग पे कि जो लोग बाहर आप कह रहे थे रह के आए हैं वो देखते हैं वहाँ पे कंज्यूमर बैंकिंग भी। तो यहाँ पे भी देखें कंज्यूमर बैंकिंग जो है वो शुरू में आके तो सिटी बैंक ने इंट्रोड्यूस कराई क्रेडिट कार्ड्स की सूरत में और फिर ऑटो लोन्स की सूरत में। फिर एक वक्त आया जब इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट जो है 2001-2 में नीचे आ गई, तो उस वक्त का हर कोई जो है वो कार लोन ले रहा है। और क्योंकि उस वक्त कार लोन वुड मेक सेंस बिकॉज आपको 9% पे 10% पे मिल जाता था लोन, और आप जो है वो आराम से कुछ पैसे डाल के गाड़ी ले सकते थे। लेकिन फिर आपके इंटरेस्ट रेट चले गए 13, 14, 15% पे, तो फिर वो गाड़ी जितनी की गाड़ी होती थी उतना ही आप 5 साल में जो है इंटरेस्ट दे बैठते थे या मार्कअप दे बैठते थे, तो वो फिर थोड़ा फिजल आउट हो गया। अब फिर वही स्टेज आ गई जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि इंटरेस्ट रेट आ गया अब नीचे। अब लोगों के लिए कार लोन्स जो हैं वो दे विल मेक सेंस, और ऑल्सो फॉर बैंक्स इट मेक सेंस। इसी तरह जो आपके दूसरे कंज्यूमर लोन्स हैं या मॉर्गेजेस हैं, अब मॉर्गेजेस में एक फोरक्लोजर लॉ है जो पाकिस्तान में मतलब थोड़ा इंट्रोड्यूस हुआ था, फिर उस पर कुछ स्टे वगैरह हो गई थी, और अब मैं सुन रहा हूँ कि शायद दोबारा से वो नेशनल असम्बली ने पास कर दिया, और शायद अभी वो उसमें सेनेट में से भी शायद पास होगी और कोई उसके अभी होना है, इम्प्लीमेंट होना है प्रेसिडेंट के सिग्नेचर वगैरह। तो देखें, अगर वो फोरक्लोजर लॉ हो जाता है, बेसिकली फोरक्लोजर लॉ क्या है, आप भी बाहर गए हुए हैं, हम भी बाहर जाते रहते हैं, वहाँ पे एक आदमी जिसके पास जॉब होती है या कोई उसका छोटा बिजनेस है, उधर से एक इनकम आ रही है, तो वो जाके 20% डाउन पेमेंट दे के घर ले लेते हैं। अब यहाँ पे गरीब आदमी को क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे अगर मैं आज कोई आदमी जाता है वो कहता है अच्छा जी मुझे महीने के इतने पैसे मिल रहे हैं, तो क्या मैं 20 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे के करोड़ रुपए का फ्लैट ले सकता हूँ? तो वो नहीं ले सकता। वो फोर्स्ड है कि वो किराए पे ही सारी ज़िंदगी रहता रहे। क्योंकि हमारे पास बैंक के पास आते हैं, हम कहते हैं जी पिछले 5 साल के आप ये दिखाएं वो दिखाएं, क्योंकि हमें पता है कि अगर ये डिफ़ॉल्ट कर जाएगा तो 6 साल तो हम कोर्ट में केस लड़ते रहेंगे। लेकिन जैसे कार लीजिंग में आपने देखा कि वो वहाँ पे आपके पास ये होता है कि चाबी लगाई गाड़ी लेके आ गया। अगर वो फोरक्लोजर लॉ होगा कि आप 3-4 दफ़ा नोटिस दे के उनकी प्रॉपर्टी को रिपोजेस कर सकते हैं, तो फिर 95 देखिए जिस आदमी ने घर लेना है वो उसको नहीं चाहता कि वो आपके ऊपर रिपोजेस कराए। अगर वो होगा भी सही तो कहेगा अच्छा यार मैं बेच के आपके पैसे दे देता हूँ, बाकी मैं अपने रख लेता हूँ। लेकिन उसको एक अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी जब वो बैंक के पास आएगा, बैंक कहेगा अच्छा यार तुम 20% दो, घर ले लो। बाहर लोगों की इक्विटी कैसे क्रिएट होती है, वहाँ पे वो एक लेते हैं, कोई अपार्टमेंट ले लेते हैं, घर ले लेते हैं, 10-20 साल बाद जब रिटायर होते हैं तो वो पे ऑफ हो चुका होता है, तो वो 2 लाख 3 लाख डॉलर का जो घर होता है वो उनका अपना हो चुका होता है, उनके पास एक प्रॉपर्टी बन चुकी होती है। हमारे यहाँ आम आदमी जो है, मिडिल क्लास जो है, वो सारी उम्र रेंट पे रहता है। आजकल आपके इंटरेस्ट रेट 8-9% पे आ गए हैं, तो आपके जो रेंट होता है वो भी 7-8% के करीब होता है साल का। तो आपके ख्याल से ये फीजिबल होगा पाकिस्तान के अंदर अगर इम्प्लीमेंट कर देते हैं? लेकिन इस इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में तो बहुत फीजिबल है, और इससे आपकी इकॉनमी जंप स्टार्ट लेगी। 47 इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि कंस्ट्रक्शन से एलाइड हैं, आपके यहाँ पे घर बनने शुरू हो जाएंगे, आम आदमी को घर मिलेगा, और हर कोई चाहते हैं उनके सर पे छत हो। देखिए आप गाड़ी चाहे लीज पे लेके चला रहे हो या कैश पे लेके चला रहे हो, गाड़ी तो लोग कहते हैं ना ये मेरी गाड़ी है। लेकिन एक बड़ा अजीब किस्म का इशू है यहाँ पर जी अजमत साहब, वो प्रॉब्लम ये है कि आपने चूँकि बड़ी खूबसूरत बात की, और हमारे जो नाजरीन होंगे इस वक्त वो बड़े आपकी बात को पसंद कर रहे होंगे। एक प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी इंटरेस्ट रेट रजीम के अंदर जो है इस तरह इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाते हैं, प्रॉपर्टी प्राइसेस तब अपनी पीक पे पहुंची होती हैं। ये एक बड़ा चैलेंज, अगर दोनों अगर किसी तरह इस तरह हो जाए, मैं नहीं कहता कि बिल्कुल ही डाउन चले जाएं, लेकिन रियलिस्टिक प्राइसेस आ जाएं या रैशनलाइज हो जाएं प्राइसेस, और इंटरेस्ट रेट भी रैशनलाइज हो, तो बेहतरीन मौका हो
अभी बहुत ज़्यादा एस्केलेटेड हो जाती हैं कभी प्राइसेस। जी, वो आपने बिल्कुल सही बात की है कि हमारे यहाँ जब इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं तो लोग कहते हैं कि डिपॉजिट पे तो पैसे मिल नहीं रहे, चलो रियल स्टेट में जाओ, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो लेकिन जो कंपटीशन है वो हमेशा इसका ख्याल करता है। अगर आप इसको पनपने देंगे, इसको डेवलप होने देंगे, तो जहाँ पे एबनॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं वो कभी रहते नहीं हैं, वो नॉमिनल प्रॉफिट्स पे आ जाते हैं। तो शुरू में तो हो सकता है डेवलपर्स आपसे एक्स्ट्रा चार्ज कर लें, फिर नया डेवलपर आएगा, अगर एक आदमी आपको 30% प्रॉफिट चार्ज कर रहा है, कल 20 चार्ज करने वाला आएगा, फिर 10 चार्ज करने वाला आएगा, फिर नॉमिनल वो उस पर बराबर पे आ जाएंगी। बट आप उस बिज़नेस को डेवलप होने दें। तो आई पर्सनली फील कि जी ये बड़ी अच्छी चीज़ है, अगर ये हो जाती है तो दैट विल बी वेरी ग्रेट फॉर द कंट्री, फॉर द इकॉनमी एंड फॉर एंड यूज़र। लोगों को एक मौका मिलेगा कि आप अपनी कोई एक्विटी क्रिएट कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप मिलियनर के घर पैदा हुए हैं तो मिलियनर होंगे। आप एक वर्किंग क्लास के घर पैदा हुए हैं, आप काम करें, घर ले लें, उसके 10-20 साल बाद उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। लोगों ने जो करोड़ रुपए का फ्लैट लिया था आज से 4 साल पहले, अब वो 1.5 का हो गया। तो उसने चाहे कुछ भी ना प्रिंसिपल में से उतारा हो, 50 लाख की तो इक्विटी क्रिएट होगी ना, आज बेच के 50 लाख निकाल सकता है। ये एक चीज़ आपने बताई, उसमें आपने ये भी पहले बताया था कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की ज़रूरत है उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो वेस्ट में हो रहा है, so that at least that he doesn't lose his money in case God forbid। जी, रेगुलेटरी तो देखें वो तो आपको डेवलप करने की ज़रूरत है कि दोनों साइड से, बैंक की साइड से कि अगर बैंक के पास कोई पैसे लेने आए तो बैंक उसको ताकि खुलेआम पैसे दें कि भाई अगर नहीं देगा तो हम इसको कहेंगे कि यार ये आपको फोरक्लोज करते हैं, तो वो आपके साथ बैठ के वो कहेगा अच्छा यार बेचो, आप अपने ले लें, हम अपने ले लेते हैं। लेकिन 90-95% लोग डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे क्योंकि उनका तो उतना तो रेंट भर रहे थे। दूसरी तरफ से जो है ये कन्वर्सली बैंकिंग साइड से भी आप देखें तो आम इंडिविजुअल्स को भी जो है प्रोटेक्शन नहीं है। हमारे पास कोई बैंकों के पास लोन लेने आते हैं तो उसको पर्सनल गारंटी उससे साइन करा लेते हैं। अब वो पर्सनल गारंटी जो है वो एक आदमी, आप मेरे पास आए, आपने कहा यार मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, ये मेरा बिजनेस मॉडल है, आप देखें बैंक हमें 1 करोड़ दे दे, तो हमने दे दिया 1 करोड़ रुपए। वो अगर आप डिफ़ॉल्ट कर गए तो उस पर वो मार्कअप लग जाता है, उस पर ये हो गया, वो 2 करोड़ हो गया, 3 करोड़ हो गया, फिर आपको कहते हैं अच्छा जी बेचें। आप कहते हैं अच्छा यार बेच लो, मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, मेरी लायबिलिटी इज़ लिमिटेड अप टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी। तो अब वो कहते हैं नहीं जी आपने तो पर्सनल गारंटी साइन की थी, तो वो 1 करोड़ जो है वो तो 2 करोड़ बन चुका हुआ है। अब आपका ये भी बेचेंगे, फिर आपका घर भी बेचेंगे, मतलब आपको स्कूटर पे ले आएंगे, नहीं तो साइकिल पे ले आएंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। दिस वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन इन माय माइंड कि मैं आपसे पूछूं कि समटाइम्स जो हमारे यहाँ कैड वाले होते हैं हर बैंक के अंदर, ये हमारा तंजीम के अंदर एक छोटा सा डिपार्टमेंट होता है, उसके पास कागज़ों की फहरिस्त आप देखें तो पर्सनल गारंटीज़ ऑफ डायरेक्टर्स और पर्सनल गारंटीज़ खुद की लोगों की, ये बड़ी हैरानकुन चीज़ है। कारोबार के अंदर वेस्ट में तो एम ही लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी का यही है कि आप बिजनेस के अंदर पैसा लगा रहे हैं और आप उसकी लायबिलिटी, क्या आपके ख्याल से ज़्यादा सेफ खेलने की कोशिश तो नहीं हो रही होती यहाँ पर पर्सनल गारंटी? एक्चुअली जब वो नेशनलाइज्ड बैंक थे उसमें पॉलिटिकल प्रेशर और कई और वजूहात के बिना पर लोन होते थे, तो उस ज़माने में ये काफ़ी इंट्रोड्यूस कराई गई पर्सनल गारंटी, ताकि वो जो उस वक्त अगर ले भी लेता लोन तो वो बाद में दौड़ ना सके। अब तो आपके 90% बैंक्स जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में हैं। हम लोग जब बैठे होते हैं तो हमें पता है कि यार ये हमने पैसे ये जो है ऐसी जगह नहीं देने जहाँ से कल को रिकवर ना हो। और आप सब बैंक्स को देखें कि वो बड़े प्रूडेंट हैं, और स्टेट बैंक की और रेगुलेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं जो इन चीज़ों को मिटिगेट करते हैं। हमारा जो स्टेट बैंक है इज़ वेरी वाइब्रेंट एंड अब उनके रेगुलेशंस वगैरह देखें तो बाकी मुल्कों के मुकाबले में हमेशा वो काफ़ी आगे होते हैं। तो इस चीज़ पे ये वो पुरानी अभी चली आ रही है, तो कुछ जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को देखने की ज़रूरत है। उसमें आपका कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का जो कोई सिस्टम यहाँ नहीं है, यहाँ पे ये पर्सनल लाइबिलिटी जो है ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट सही नहीं है, तो इन चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। ये भी आपने बड़ी अहम बात की कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग वाली, यानी कि ये कि अगर कोई कंपनी बुरे हालात में आ जाती है और बैंक ये महसूस करे कि अगर अपने बिज़नेस मॉडल के अंदर कुछ मतलब तब्दीलियाँ कर ले, तो हमारे यहाँ वो भी मेरे ख्याल से इसमें प्राइवेट सेक्टर के अंदर विजनरीज का भी कुछ किरदार है। मेरे ख्याल प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनमें विजनरी थोड़े कम, मुझे ऐसे लगता है, मैं गलत सोच रहा हूँ, क्योंकि दुनिया में तो टर्न अराउंड वाला सिस्टम है ना सर, सारी दुनिया के अंदर ये काम हो रहा होता है। कोई बिज़नेस अगर ज़रा सी होती है विजनरी आके उसको टर्न अराउंड कर देता है। मुझे यहाँ पे कम ऐसे महसूस, पता नहीं मैं गलत सोच रहा हूँ शायद। आप ये आपकी राय है, मेरे ख्याल में तो बड़े इधर काफ़ी बिजनेसमैन हैं जो बड़े विजनरी हैं, बट जो ये कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का है ये एक
वहाँ पे लॉज हैं जहाँ पे आप बैंक्रप्सी लॉज हैं, चैप्टर 11 में चले जाते हैं, चैप्टर 13 में चले जाते हैं। चैप्टर 11 है कि रीऑर्गेनाइजेशन, तो फिर आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है क्रेडिटर से। बट वहाँ पे और भी फिर कई चीज़ें हैं जिसको वो देखते हैं कि वहाँ पे लीगल सिस्टम भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है जो उनको दूसरी साइड को भी प्रोटेक्ट करता है। तो इसीलिए जैसे मैं कह रहा था कि ये देखें, ये एक पूरी चीज़ है जिसको जैसे हमने बाहर के फॉरेन बैंक में काम किया तो लोकल बैंक में आए तो सक्सेस ट्रांसफ़र उसको कहते हैं, रादर देन री इन्वेंटिंग द व्हील कि आप कहेंगे जब मैं दोबारा से पहिया ईजाद करूं, आप उन्हीं से लें चीज़ें वो जो सक्सेसफुली कर रहे हैं। तो इस वक्त ये चीज़ें जो हैं, ये मॉर्गेज लोन्स जो हैं ये यूके में, यूएस में बड़े सक्सेसफुली हो रहे हैं। इसी तरह ये कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग है या लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, वो सारे वहाँ पे इम्प्लीमेंटेड हैं। उसकी वजह से आज वो वहाँ पहुँचे हुए हैं जो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम उधर से जाएं, उधर उनको स्टडी करें, वही आके इधर कट पेस्ट करके उसको लगा दें। ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह जो है वो उस वक्त यही हुआ है कि वहाँ से कट किया, यहाँ पेस्ट किया, तो आज देखें बैंकिंग सेक्टर आपका कितना वाइब्रेंट है टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी सब चीज़ों से। तो वो उसमें हमें थोड़ा सा आई थिंक देखना पड़ेगा। अगले दिन मुझे आदत है थोड़ी सी कि मैं नेट पर भी और लोगों से भी सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस वगैरह अटेंड करता रहता हूँ। तो बताया कि अब आजकल बैंकिंग रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करी। इनफैक्ट अब उन्होंने कहा है कि हकीकी मानों के अंदर अब बैंकर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट का खेल ही खेल रहा है। तो आपके ख्याल से रिस्क मैनेजमेंट मुस्तकबिल के अंदर क्या वाकई में वो अहमियत गेन कर चुकी है जो एकेडमिक्स कहते हैं कि नाउ इट इज़ मोर फोकस्ड ऑन रिस्क मैनेजमेंट देन एनी अदर डिसिप्लिन? देखें, रिस्क जो है ना उसके मुतल्लिक हमारा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपने रिस्क को ऑप्टिमाइज़ करना होता है, मिनिमाइज़ नहीं करना, मैक्सिमाइज़ नहीं करना, ऑप्टिमाइज़ करना है। अगर आप किसी को एक क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं और आप उस पर रिस्क जो है वो आप देखें एक कॉर्पोरेट को जैसे लोन दे रहे हैं तो फिर कभी भी वो कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड इशू नहीं होगा। ये क्लीन क्रेडिट है। आप उस पर 28% या 27% या वो रेट क्यों चार्ज कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है 3-4% तो वैसे ही ख़राब हो जाना है। तो लेकिन आप उसको ऑप्टिमाइज़ कर रहे होते हैं कि अच्छा यार 4% ख़राब हो जाएगा, 4% 6% हमारी कॉस्ट ऑफ फंड्स है, उसके बावजूद इतना बन रहा है। इसीलिए आप देखें तो जो कंज्यूमर लोन्स हैं उन पे रेट हमेशा हाई होता है। वो इसीलिए ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें डिफ़ॉल्ट रेट भी ज़्यादा है, क्लीन क्रेडिट है वो, मतलब उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है अंडरलाइंग। कल एक दिन आपने उनको क्रेडिट कार्ड दिया, दूसरे दिन उन्होंने लाख रुपया चार्ज किया और मुस्करा के आपकी तरफ देख के चले गए, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो उसमें आपने एक वो रखा होता है बफर, और यही एक मॉडल बना हुआ है। तो इसीलिए जो है आपको जो रिस्क है उसको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है कि देखें जहाँ पे रिटर्न ज़्यादा है वहाँ पे आप रिस्क भी ज़्यादा लेंगे, लेकिन जहाँ पे रिटर्न सिर्फ 1-1.5% का है तो वहाँ पे फिर आप जाते हैं जी ब्लू चिप के पास जो जहाँ पे 1% है, तो यार ये ICI है, ये फलां है, इधर जो है इनका डिफ़ॉल्ट रेट कम होगा। तो ये लेकिन रिस्क की तरफ जो है वो अभी आप जो जिस तरह मेरे ख्याल में आप भी रेफर कर रहे हैं कि ये बाज़ल 2, बाज़ल 3 जी बिल्कुल, ये जो फ्रेमवर्क है वो एक्चुअली जो रेगुलेटर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि बैंक्स को जैसे बीच में RBS और इनको एकदम एक मसला हो गया था कि फेलियर का, तो उनको किस तरह ऐसे स्ट्रॉन्ग किया जाए कि वो सिचुएशन दोबारा नज़र ना आए। तो उस सिलसिले में हमारे जो स्टेट बैंक है वो भी काफ़ी प्रोएक्टिवली बहुत ही ज़्यादा कॉशियस है और बल्कि मतलब कई ऐसी चीज़ें जो बाहर अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई उन्होंने इधर अभी कर दी हैं, लेकिन वो बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छी हैं कि उनको वो जो है मज़ीद जो है मुस्तहकम करेगा। जी हाँ, ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त कही है कि काफ़ी सारा रिस्क मैनेजमेंट का ये तो मैं कह सकता हूँ। देखिए 2008 के अंदर पूरी दुनिया में माशी बहरान आया जी, बेशक पाकिस्तान पर भी उसके असरात मुरतब हुए, लेकिन बैंकारी के शोबे के अंदर ऐसी कोई अलार्मिंग सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर नहीं आई। बिल्कुल आपने साइट की है बहुत सारे प्रोग्राम के आगाज़ में भी। अच्छा, अब मैं थोड़े आपसे मुख्तलिफ नौइयत के सवालात पूछना चाहूँ। कहते हैं कि बैंकारी जो है ना इट्स अ जॉब फुल ऑफ स्ट्रेस, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। इनफैक्ट अ बैंकर इज़ समवन, एक ज़माने के अंदर कहते थे कि सबसे ज़्यादा भरोसे वाला आदमी जो है वो बैंकर है, बिकॉज ही नोज़ एवरीथिंग अबाउट योर मॉनेटरी एक्टिविटीज़। बैंकिंग एज ए प्रोफेशन, हाउ डू यू कंसिडर इट? आपने यू मेड द राइट चॉइस बिकमिंग अ बैंकर, एंड हाउ डू यू लाइक अ हाई स्ट्रेस जॉब? क्योंकि बड़ा मुझे पता है मुश्किल काम होता है बैंकिंग। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि देखें ये लोगों का पैसा है, उनकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी है जो वो आप पे ट्रस्ट करते हैं जी, वो आपके पास एक फिड्यूशरी ड्यूटी है, उसको आपने प्रोटेक्ट करना है। तो ये छोटी चीज़ नहीं होती है। और वैसे भी आप देखें कि बैंक जो है वो एज अ जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब आपके पास अगर आप देखें तो
एक बेवा है, एक रिटायर्ड कोई आदमी है, किसी के पास लाख रुपए, किसी का 25 लाख है, किसी का 50 लाख है, तो वो उसको अकेले जाके कोई बिजनेस नहीं कर सकते, ना वो ट्रेड स्टॉक मार्केट का भी उनको नहीं पता होता। तो बैंक पे आके ट्रस्ट करते हैं कि यार हम इनको दे देंगे। इधर लोग बैठे हुए हैं जो सारे पैसे इकट्ठे करके एक बड़ा चंक लेके वो रिस्क असेस करेंगे कि किसको देना है, किस इंडस्ट्री को देना है, कंस्ट्रक्शन में देना है, और फिर हमें कमा के हमारे पैसे देंगे। तो वो आप एक बहुत बड़ा ट्रस्ट डाल रहे होते हैं। उसकी वजह से एक तो आपको वैसे ही वो एक हाई स्ट्रेस होती है, दूसरा आजकल कंपटीशन है, बहुत बैंक हैं, बड़े बैंक्स जो हैं वो भी जाग गए। किसी ज़माने में वो बिल्कुल वो सोए हुए होते थे, अब आप देखें तो UBL है या अभी बैंक है, दे आर ऑल्सो काफ़ी वो टेक्नोलॉजी वगैरह में आगे आ गए हैं। तो उस वजह से जेन्युइनली हाई स्ट्रेस जॉब है। आपके बीवी बच्चे कहते हैं यार सुबह जाते हो 6 बजे जाते हो, हर दूसरे दिन ट्रैवल कर रहे हो, तो घर पे भी नहीं रहते। तो वाकई ये आपको एक टैक्सेस योर पर्सनल लाइफ। अच्छा, एक सवाल जो मैं आखिर में पूछना चाहूँगा, लेकिन है बहुत ही ज़्यादा अहम, हमें किताबों में लिखा हुआ है कि साहब डिपॉज़िट जो है ना वो चलाता है बैंक को। अब डिपॉज़िट ओरिएंटेशन हमारे मुल्क के अंदर तकरीबन हर बैंक को ही, आप समझो उसके बगैर तो काम ही नहीं चल सकता बैंक का। प्रॉब्लम ये डिपॉज़िट कैसे जनरेट करें जब इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे आपने ख़ुद बताया कि इस साल तो चलो अगर ये अचीव कर जाते हैं, वो भी अचीव कर जाते हैं, चलिए ठीक है, दुनिया में माशी तौर पर एक स्ट्रेस है, लेट्स एक्सेप्ट इट। डू यू थिंक दैट वी वुड बी एबल टू सेट एज एन एंटायर बैंकिंग इंडस्ट्री अ डिपॉजिट टारगेट for next year, because it's going to be very tough with this transaction tax and so many other variables that are coming in, और फिर इनफॉर्मली भी बहुत ज़्यादा अब कमर्शली जो पहले बैंक्स के साथ लोग बहुत ज़्यादा डील करते थे, देव गॉन इनटू मोर इनफॉर्मल ट्रांजैक्शंस। आपके ख्याल से कर पाएंगे डिपॉजिट? तो देखिए इस साल भी अभी तक मेरे ख्याल में कोई 7-8% ग्रो कर चुके हैं। अच्छा। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि आपने जो चीज़ इंडिकेट की है उसकी वजह से कुछ लोग जो कि नहीं आना चाह रहे इस वक्त टैक्स रिजीम में, और उसके बहुत सारे रीजंस हैं, वो एक पूरा एक अलग टॉपिक है, तो वो उससे डरते हैं। तो उस वजह से जो है वो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो पैरेलल बैंकिंग वाली साइड पे गए हैं। लेकिन उसके बावजूद बैंकिंग सेक्टर के डिपॉजिट जो हैं अभी तक मेरे ख्याल में 7 या 8% से ग्रो कर चुके हैं। हमारे अपने बैंक के भी इससे ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं, और मोस्टली करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स पे हमारा फोकस है, उस तरफ ग्रो कर रहे हैं। तो देखें अगर इकॉनमी 5% से ग्रो करती है तो आपका 5% तो मनी सप्लाई भी बढ़ेगी, उससे फिर थोड़ा हमारे यहाँ तो वैसे भी ज़्यादा ट्रेंड होता है कि ज़्यादा ही मनी सप्लाई बढ़ जाती है। तो ये डिपॉजिट्स जो हैं वो विद द ग्रोइंग इकॉनमी तो बढ़ेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं कब तक पैरेलल इकॉनमी में या कैश जाके लेके जाते रहेंगे, कुछ अरसे बाद दे विल गेट यूज्ड टू इट, और फिर वो समझेंगे कि अच्छा यार कोई यही इसी में ही बेहतरी है कि हम आप टैक्स रिजीम में कुछ। तो आपने कहा करंट अकाउंट में भी बेहतरी आ रही है, करंट मतलब ये करंट कासा की अप्रोच है बेसिकली, उसमें करंट अकाउंट से नॉट बेयरिंग एनी इंटरेस्ट, राइट, इफ आई एम करेक्ट? जी, कासा में करंट अकाउंट है और सेविंग्स अकाउंट है। तो वो एक तो कुछ सेविंग तो इसलिए भी बढ़ रहा है कि टर्म डिपॉजिट में अब इतना लोगों को जो थोड़े पैसे पे आपको इतना रेट मिल ही नहीं रहा, तो वो कहते हैं यार अगर उधर 4% पे या 5% पे रखना है तो 5% या 4% पे सेविंग अकाउंट में जो होता है इंटरेस्ट बेरिंग या सेविंग वो चेकिंग अकाउंट, उसमें क्यों ना रख दें, तो जिस वक्त दिल करेगा निकाल लेंगे। तो एक तो उससे भी उसमें वो आ रहा है, और टर्म डिपॉजिट साइड जो है वो कम हो रही है जी। तो लेकिन डिपॉजिट तो देखें ग्रो कर ही रहा है जी, तो इकॉनमी अगर ग्रो करेगी तो डिपॉजिट तो ग्रो करेगा। अच्छा, ये रैशनली स्पीकिंग, वैसे तो ये थोड़ा सा टेक्निकल सा क्वेश्चन है, लेकिन रियली स्पीकिंग टर्म डिपॉजिट क्या वाकई में आजकल के दौर में भी रोल प्ले कर रहा है फ्रॉम द कॉर्पोरेट एंड? डू द कॉर्पोरेट्स लाइक टू टर्म डिपॉजिट में देखिए वो ट्रेडिशनली कौन लोग होते हैं जो एक तो लार्ज कॉर्पोरेट्स या लार्ज कोई गवर्नमेंट का डिपॉजिट होता है, वो लोग रखते हैं कि जी उनके पास अगर वापडा के पास कुछ डिपॉजिट आया है तो वो कहते हैं बजाय वो आइडल पड़ा रहे, आजकल हर जगह पढ़े लिखे CFOs हैं जी जी, तो वो कहते हैं यार इसको 3 महीने का टर्म डिपॉजिट में रख लो, 6 महीने के अच्छा रेट कमा लो। लेकिन जो इंडिविजुअल रखता था जिसके पास 5 लाख है, 10 लाख है, 25 लाख है, उसको अब वो रेट इतने कम हो गए हैं कि उसको उस पर 5% मिल रहा है, 4% मिल रहा है, 4.5% मिल रहा है। तो वो कहते हैं यार इसकी बजाय मैं सेविंग्स में रख लूँ या कोई और एवेन्यू ढूंढूँ। जैसे जो आपने पहले कहा कि फिर वो कोई प्रॉपर्टी में जाना शुरू हो गया है, कोई किसी और तरफ जाना शुरू हो गया है, तो वो एक जनरली एक जो है ना वो इशू है। तो लेकिन वो ये उसमें
अज़मत तरीन साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। बैंकारी सेक्टर के मुतालिक आपने बहुत सारी बातें बताई, ख़ास तौर पे आपने बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ को हाईलाइट किए जो पहले मेरे ख्याल से हमारे प्रोग्राम में कभी हाईलाइट नहीं हुए। बहुत सारे लोग आते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर, लेकिन उन चीज़ों को आपने आइडेंटिफाई करके बताया कि भाई ये चीज़ें हैं जो कि बैंकारी के शोबे में बेहतर की जा सकती हैं। आपका एक दफ़ा दोबारा से शुक्रिया अदा करते हैं। और नाज़रीन, इसके साथ ही आज हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इसके साथ ही अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।